टेस्ट शुरू होते ही मैं उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता था, मैं जाके सीधा ही उसको सबमिट कर देता था। मुझे मेरा बेसिक टारगेट था कि मुझे इन टेस्ट में नंबर लाके या इन टेस्ट में रैंक लाके मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, मुझे आरपीएससी में जाके वहाँ उस परीक्षा को सीरियस लेना है, गंभीरता से लेना है। उस समय फिर 12वीं पास करने के लिए मैंने 13-14 स्कूलें चेंज करी एक तरीके से अच्छा। अलग-अलग, कहीं 2 हुँ, महीने पढ़ लिए, कहीं 4 महीने पढ़ लिए। इस वजह हुँ। से फिर उसके बाद जाके हॉस्टल में रहे। हॉस्टल में करी फिर मैंने पढ़ाई आगे की। अच्छा, राजस्थान में कॉलेज जाने का मतलब ये है कि आपको कॉलेज जाना नहीं है, केवल एडमिशन लेना है और एग्ज़ाम देने जाना है। दिल्ली हुँ। की क्या स्थिति है? अब जो लोअर मिडिल क्लास हम जो परिवार हैं हमारे ज़्यादातर समाज में, तो हमारे पास एजुकेशन के अलावा कोई हथियार नहीं है जिससे हम अपनी क्लास चेंज कर सकें एक तरीके से रातों-रात ही, एक रिज़ल्ट के बाद पूरा जीवन बदल जाता है। सर मैं पढ़ाई में हमेशा से स्कूल में भी ठीक रहा था, तो मेरा यही था कि भई जो सबसे बड़ी नौकरी आदमी हासिल कर सकता है, वो मेरे को करनी है। मेरा ऐसा था, उस समय ये पता नहीं था कि भई आईएएस ये सबसे बड़ी नौकरी होती है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, एसपी सबसे बड़ा, ये उस समय मुझे मालूम नहीं था। इस अच्छा, एक वजह से बच्चों की क्वेरी होती है जी सर। कि इंटरव्यू में सवाल किस तरह से पूछा जाता है? महिला जब इंडिपेंडेंट होती है तो उस तरीके से कई तरीके से लोग आक्षेप भी लगाते हैं, कई लोग आलोचना भी करते हैं, कई सारी बातें होती है। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए बस एक तरीके से भी मुझे ये करना है और मुझे अपने बेटे को लायक बनाना है इस तरीके से कि भी 10वीं कक्षा में अच्छे प्रतिशत के साथ उम्मीदें आसमान छू रही थी। परिवार और समाज के दबाव ने विज्ञान विषय चुनने पर मजबूर कर दिया। पर 12वीं तक आते-आते ये साफ हो गया कि विज्ञान में दिल नहीं लगता। बावजूद इसके खुद को साबित करने की जिद ने बीएससी पूरी करवाई। लेकिन मन तो सिविल सर्विस या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का था। अपनी राह पर चलने का फैसला करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हिंदी में एमए किया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती में न केवल इंटरव्यू तक पहुंचे, बल्कि तीसरी रैंक के साथ बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है बाड़मेर के मदन लाल। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। मदन लाल, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर आपका मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का जो रिजल्ट आया है, जी सर। उसमें आपकी हिंदी में 3rd रैंक लगी है। जी सर। पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे प्रोफेसर बनना है? सर शुरुआत से तो ये निर्धारित नहीं किया था मैंने कि इसी प्रोफ़ेशन में जाना है। जी। शुरुआत में जैसे मैंने अपना पी यूजी साइंस विषय से किया था, विज्ञान से बीएससी करी थी मैंने। अच्छा, बीएससी हो रखी है जी आपकी? सर, मेरी जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी की थी और बीएससी के बाद में हिंदी के प्रति हालाँकि रुझान तो काफ़ी समय से बचपन में भी रहा, कई अध्ययन में रहा और शुरुआत में भी स्कूल एजुकेशन के दौरान भी रहा। लेकिन बाद में सर मेरा डिसीज़न शुरुआत का तो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए था। तो जी। उसमें जो एक हिंदी ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ते हैं लोग और उसमें एक ऑप्शनल विषय लेना होता है, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सहजता हिंदी में थी उस समय। क्योंकि साइंस एक लेने का रीज़न एक तरीके से मेरा पूर्ण रूप से व्यक्तिगत चुनाव नहीं था वो। क्योंकि मैं जैसे स्कूल एजुकेशन में 10th करने के बाद में जब विषय लेने की बारी आई तो उसमें कई सारे कारणों की वजह से मुझे साइंस लेना पड़ा, व्यक्तिगत रीज़न और व्यक्तिगत चुनाव वो मेरा एक तरीके से कहूँ तो परिवार का दबाव नहीं था। था? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं स्कूल का उस समय टॉपर था 10th में, तो वो एक होता है कि भई आप टॉपर हैं या आपके अच्छे परसेंटेज 80-82 ऐसे अच्छे परसेंटेज बन रहे हैं आपके 80 से ऊपर, तो आपको एक तरीके से सामाजिक दबाव या पारिवारिक वजहों की वजह से कि भई आप साइंस पढ़ें, डॉक्टर बनो। डॉक्टर बने बिल्कुल, हुँ। तो ये बड़ी समस्या है सर, करियर काउंसलिंग के करियर ऑप्शन बहुत सीमित कर दिए गए हैं अपने समाज में, परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा। जी। तो उस दबाव में और उस वजह से साइंस पढ़ा और पढ़ा भी तो सर रुचि के साथ ही पढ़ा, अच्छा पढ़ा था, लेकिन 12th करने के बाद में ये चीज़ समझ आ गई कि ये इस विषय को व्यक्तिगत रुचि का नहीं है, इसलिए इसमें अगर रोज़गार प्राप्ति के लिए मैं प्रयास करूँगा या इसमें रोज़गार मुझे प्राप्त होगा तो उसमें एक तरीके से मेरी मेहनत और एक तरीके से बहुत उबाऊ हो जाएगा मेरे लिए। जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि नहीं होगी सर, हुँ। बिल्कुल सर। उस वजह से फिर मैंने हिंदी की तरफ अपना रुख किया और जब ऑप्शनल के बारे में हिंदी चुन चुन ही लिया था तो एक तरीके से उसका था कि भई सिविल का तो बहुत अनसर्टेन चीज़ है ये, कई बार हो जाता है, पहली बार में ही हो जाता है, कई बार 4-5 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होता। ये एक तरीके से बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है।
तो उस वजह से फिर मैंने बैकअप ऑप्शन के तौर पे इसको एमए के साथ पीएचडी करने का सोचा। मैं पीएचडी कर लूँगा तो साथ में एक तरीके से बैकअप हो जाएगा, और आगे अगर लेक्चरशिप कॉलेज लेक्चरर में, जैसे अभी मैंने परीक्षा दी इसमें हुआ चयन, तो इसमें करना चाहूँ तो इसमें आसानी से कर सकता हूँ। तो ये निर्णय था, इसी वजह से पूरा थोड़ा कैलकुलेशन बिठा के किया, और पिछला पेपर दिया था उसमें इंटरव्यू तक पहुँचे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ जी सर, लिखित में नंबर कम रह गए थे, उस वजह से फाइनल हो नहीं पाया। लास्ट टाइम कितने नंबर थे मेरे सर 133 नंबर थे पिछले परीक्षा में और लिखित। इंटरव्यू में कितना दिया? इंटरव्यू में बहुत कम, सम 6 नंबर दिए मेरे को। वो मेरी अपेक्षा से बहुत कम नंबर थे। हालाँकि ठीक इंटरव्यू हुआ था मेरा, इतना भी बुरा नहीं हुआ था कि 6 नंबर दें। पर वो पता नहीं, कई बार होता है ऐसा, हो जाता है। पिछला बोर्ड किसका था, याद है आपको? हाँ सर, जसवंत राठी सर का बोर्ड था। हालाँकि मेरी कहीं कमी रही होगी, मैं उनको तो इस तरह इस बात का दोष नहीं दूँगा। कई बार होता है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, हम कई बार हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, सही तरीके से हमने जवाब दिए हैं, पर नहीं हो पाता कभी-कभी। तो इस अच्छा, एक वजह से। बच्चों की क्वेरी होती है जी सर। कि इंटरव्यू में सवाल किस तरह से पूछा जाता है? इंटरव्यू में सर सवाल पूछने के सर, मैं अपने स्तर पे बताऊँ या जैसा मैंने अनुभव किया, तो 3 या 4 टाइप के सवाल वहाँ जाके बनते हैं। पहले तरीके के सवालों में ये होता है कि वो कई बार सीधा जाके आपसे यही पूछ लेते हैं कि भई आप क्या पढ़ के आए हो? आप जो पढ़ के आए हो उसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उनका रवैया सर काफ़ी कोऑपरेटिव होता है। जैसा डर एक तरीके से इंटरव्यू के बारे में या भ्रांतियाँ जो फैलाई जाती है, वो उससे बिल्कुल उलट है मामला। तो वो पहले तो आपसे यही चर्चा करेंगे, भई आप क्या पढ़ के आए हो? तो उसमें अगर आप जवाब दे देते हैं, उसके बारे में फिर आगे बात बढ़ती जाएगी। और या अगर वो सवाल। फ़ॉलो अप सवाल आते हैं। जी हाँ, और जो मेनली तो जो आप जवाब देते हैं उसी में से वो सवाल निकालते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, या इतने सवाल उनके पास होते नहीं हैं कि भई वो कहीं पूरी सूची बनाई हुई ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। और दूसरी बार का ये होता है सर कि वो आपसे जो आपका सिलेबस लिखित का आप जो पढ़ के आए हैं उसी में से पूछते हैं। और कई बार फिर वो कई स्टूडेंट एक तरीके से नहीं बता पाते हैं या हड़बड़ा जाते हैं इंटरव्यू में, तो उनसे फिर यही सवाल कि भई आपको जो याद है, या आपका जो जैसे प्रिय कवि के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। ये 3-4 एंगल ही हैं सर जहाँ से बात शुरू होती है, और फिर बढ़ती-बढ़ती आगे तो फिर आपके जैसे आपकी पीएचडी, तो उस बारे में भी बात हो सकती है। वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि भई एमए आपने इस वर्ष कर ली, तो उसके बाद आपने क्या किया? एजुकेशन में आने के लिए एक तरीके से वो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि भई आप पीएचडी कर रहे हैं या करेंगे। तो इस बारे में भी सवाल होते हैं। तो ये 3-4 एंगल ही हैं सर जिनके बारे में सवाल शुरुआत करते हैं। फिर 2021 में आपसे क्या पूछा उन्होंने? 2021 में शुरुआत से मेरी बेसिक एजुकेशन के बाद में उन्होंने मेरे रुचि के विषय पे पूछा था कि आपका क्या रुचि का विषय है, आप क्या पढ़ के आए हैं? तो उसके बारे में उसमें मैंने बताया। फिर उस पे सर सवाल बनते गए आगे जाके, और फिर मेरा जैसे एमए का पूछा उन्होंने, मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप दिल्ली में रहे हैं, तो दिल्ली में कौन-कौन से साहित्यकारों से आपका संवाद हुआ, या आप कौन से साहित्यकारों से मिले, बातचीत हुई? या किन की कविताएँ आप ज़्यादा पसंद करते हैं? किसको पढ़ा है? हाल ही में क्या पढ़ा है? यही पैटर्न था सर, मोटा-मोटी तो अभी इतना ही याद आ रहा मेरे को फिलहाल। और इस बार? इस बार सर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ। मेरी जैसी मैंने सोची थी, रणनीति बनाई थी कि मैं इस हिसाब से करने की कोशिश करूँगा, वैसा ही हुआ। जाते ही एक तरीके से बेसिक परिचय के बाद में उन्होंने मेरे से जिन पुस्तकों या जिन चीज़ों के बारे में सवाल करने शुरू किए थे, वो एक तरीके से मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। मैं ये चाह रहा था कि मैं इस पे बात करूँगा। पहले तो मैडम ने मंजू शर्मा मैडम का बोर्ड था मेरा, तो उन्होंने फिर शुरुआत में तो यही पूछा कि आप अपनी 2 कमियाँ बताओ, 2 अच्छाइयाँ बताओ। ये हालाँकि सवाल खुद का? खुद का, हाँ, बिल्कुल हुँ। नया था, क्योंकि ऐसा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू में मेरे काफ़ी साथियों से मेरी बातचीत हुई, तो सामान्य तौर पे ऐसा नहीं पूछा ऐसा जाता नहीं है। पूछा जाता। हुँ। तो उस सवाल के जवाब में सर फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपनी पीएचडी के बारे में ज़िक्र करूँ। तो अगर वो पीएचडी के बारे में मेरे से सवाल पूछते हैं, तो मैं उसमें सहज था, क्योंकि मैं लंबे समय से उसको पढ़ रहा हूँ, तो मेरी अच्छी तैयारी थी उसमें। और उसके बाद में फिर उन्होंने रुचि का पूछा कि आप क्या तैयार करके आए हैं, कौन-सा तैयार करके आए हैं, काल या कवि? तो उसके बारे में फिर बात हुई। और उसके अलावा फिर बोर्ड वर्क करवाना था, तो बोर्ड वर्क में मोस्टली कई बार ये होता है कि भई वो आपको आप जो तैयार करके आए हो टॉपिक, उसी के बारे में पूछते हैं कि आप बता दो। लेकिन मेरे मामले में ये थोड़ा उल्टा था कि उन्होंने खुद ही टॉपिक दिया कि चलो भई आप ये जाके प्रयोगवाद का मेरे को बोला, तो प्रयोगवाद पढ़ा दोगे आप। तो प्रयोगवाद पढ़ाए, बेसिक परिचय प्रयोगवाद का देके उनके बारे में पढ़ाया, फिर अज्ञेय के बारे में बताया। और फिर अज्ञेय की वो जो कविता है, एक जो प्रयोगवाद का एक तरीके से घोषणा पत्र मानी जाती है, उसके बारे में जो उपमान मैले हो गए हैं, प्रतीक हो गए, कर गए हैं कुछ, वो ऐसे ही एक कविता है, कल की बाजरे की उस कविता का नाम है।
जी। तो उसके बारे में पूछा, फिर उसके बारे में कहा कि आपको ये याद है तो सुना दो। वो उस समय संयोग से मेरे को याद थी, तो फिर मैंने वो सुनाई और काफ़ी कॉर्डियल माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। पीएचडी की बात हुई, उस पे अच्छे सवाल-जवाब दे दिए। बाकी जो बेसिक सवाल थे उनके भी अच्छे जवाब दिए, तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा लगा था मुझे, तो उम्मीद अच्छी थी कि नंबर अच्छे मिलेंगे और मिले भी हैं शायद। इस वजह से ठीक रैंक आ गई। आप संतुष्ट हो इस रैंक से? जी सर, मैं इतना अच्छा तो नहीं सोचा था। हालाँकि लिखित में नंबर अच्छे थे, तो उस वजह से ये आश्वस्त तो था कि मैं चयन इस बार तो हो जाएगा मेरा, पर इतने अच्छे से होगा या इतनी अच्छी रैंक आएगी, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिखित में कितने बन रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे 163 नंबर है, 62-63 के लिखित में? आसपास। जी, आरपीएससी की जो की थी उससे मैंने मिलाए थे, तो 162-63 हुँ। नंबर आसपास। इंटरव्यू में कितने नंबर दिए होंगे आपको क्या लगता है? सर उम्मीद से 15-16 लगभग तो दिए होंगे। उस वजह से हुँ। ही मतलब एक तरीके से अच्छी रैंक आ गई और उस तरीके का इंटरव्यू गया भी था मेरा, तो मैं संतुष्ट हूँ। बेसिक तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की विशेष को तैयारी की या एमए के साथ अपने आप तैयारी हो गई? नहीं सर, एमए के साथ भी की मैंने, एमए के साथ मेरी नेट जेआरएफ की मैं तैयारी कर रहा था, तो उस तरीके से उसका एक आधार तो बना हुआ था। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी साहित्य की बेसिक जो बातें हैं, काव्य शास्त्र हो गया या बाकी जो सब्जेक्ट मतलब बाकी जो सिलेबस है इसका निर्धारित असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसकी तैयारी तो एक तरीके से नेट के साथ मेरी काफ़ी हो गई थी। पर कुछ एक जो टेक्स्ट इसमें विशेष विशेष रूप से लगा हुआ था, तो उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ी, उसके लिए समय देना ही पड़ा है, क्योंकि सिलेबस इतना है और उसमें गहन अध्ययन की जो माँग करता है सिलेबस, उसके अनुसार करनी पड़ी, वो ज़रूरी भी थी। तो वो करी मैंने। लगभग मैं 5 से 6 महीने लगातार इसमें लगा रहा हूँ, तब जाके अच्छी तैयारी और अच्छे मुकाम पे। इसके अलावा इसको समय विशेष नहीं दिया आपने? नहीं, इसको विशेष समय नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास समय एक तरीके से था नहीं, मैं यूपीएससी में लगा हुआ था, तो उसमें समय दे रहा था। और हुँ। ये जब परीक्षा की इसकी घोषणा हो गई थी कि भई ये अभी होगी परीक्षा, 4-5 महीने में होने वाली है, इसकी डेट-वेट आ गई थी, महीना बता रहे तो कई पीछे पहली बार इसका आगे काफ़ी पोस्टपोन हुआ, 2-3 बार पोस्टपोन होते हुए, एक बार अक्टूबर में हो गई थी घोषणा कि अक्टूबर में परीक्षा होगी, उसके बाद फिर जाके आगे हुआ, तो एक एक तरीके से वो अक्टूबर की परीक्षा के लिए भी मैं एक तरीके से तैयार ही था। तो लास्ट में जब उसकी तिथि चेंज हो गई, जब परीक्षा हुई, तो उसके लिए भी वापस से लग के एक बार फिर से रिवीजन करके कर ली थी। पिछली बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप डिसअपॉइंट हुए? सर डिसअपॉइंट तो हालाँकि होता ही है रिज़ल्ट में कई बार थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि रिज़ल्ट के बाद नहीं थी, वो परीक्षा देते समय ही मुझे ये लग गया था कि मेरी उतनी पीक तक तैयारी नहीं हो पाई, उस पॉइंट तक तैयारी नहीं हो पाई कि मेरा अंतिम रूप से चयन हो। तो उस समय ये डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर थी कि थोड़ा और समय दे देता मैं, तो इसमें इसी बार निकल जाते। और पर अच्छा हुआ सर, क्योंकि मैं अगर उस समय उस ज्ञान के साथ या उस स्तर के साथ चयन हो भी जाता कहीं, तो फिर वो मन में वो संतुष्टि नहीं रहती कि भई मैं इस पद के लायक हूँ भी या नहीं। तो वो भी एक तरीके से इस बार आश्वस्ति है कि हाँ, अभी इतना अध्ययन हो गया या इतना ज्ञान हो गया कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाने लायक हो गया हूँ। जी। अच्छा, आपने इस पूरे पाठ्यक्रम में किसी राइटर को प्रेफ़र किया? सर इसमें जैसे हिंदी साहित्य के अध्ययन की बात करें, तो इसमें सर अलग-अलग लेखकों की बहुत सारी किताबें हैं। मूल पुस्तकों से ही अध्ययन किया मैंने वैसे। तो उसमें मेन बेसिक जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है या नगेंद्र जी का है या आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है। और उसके बाद विशेष कालखंडों की तैयारी के लिए जैसे आदिकाल के लिए आप राम कुमार वर्मा से पढ़ सकते हैं, जो इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। और आजकल ये राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक से भी कई बार ये सवाल आने लगे हैं, पिछले पेपर में भी आए थे। तो उनकी हिंदी काव्यधारा एक पुस्तक आती है, तो उसमें से कवियों का परिचय वहाँ से मैंने पढ़ा था। और एक जो रीतिकाल है उसके लिए डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका नाम से एक पुस्तक है, तो उसकी भूमिका मैंने ज़रूर पढ़ी थी, क्योंकि उसमें से उनके कोटेशन सीधे बनते हैं सवाल कि भई ये कथन किसका है या ये धारणा एक तरीके से कौन से लेखक की है। तो हुँ। उसके लिए वो ज़रूरी थी। और दूसरा जो काव्य शास्त्र वाला हिस्सा है, उसके लिए सर भारतीय के लिए मैंने 2-3 किताबें रेफ़र की थी। एक डॉक्टर सत्यदेव चौधरी हैं, उनकी पुस्तक थी। और उसके अलावा इग्नू के नोट्स थे। इग्नू जो विश्वविद्यालय अपना है दिल्ली का, उसके ओपन नोट्स चलते हैं, वो नोट्स पढ़े थे। नोट्स एक तरीके से वो वहाँ की किताबें ही हैं, एक तरीके से वहाँ की जो एमए के सिलेबस में जो किताबें चलती, वो थी। और पाश्चात्य के लिए सर मैंने देवेंद्रनाथ शर्मा को पढ़ा था और एक सत्यदेव मिश्र की किताब आती है, पाश्चात्य साहित्य के अधुनातन संदर्भ करके, तो वो पढ़ी थी, उससे मेरी अच्छी समझ बनी। काव्य शास्त्र का यही है सर, आपको समझ बनानी पड़ेगी, इसमें आप रट के नहीं जा सकते, क्योंकि रटने पे सवाल होंगे नहीं सही आपके, बहुत
लंबा और एक तरीके से गहन जानकारी मांग करने वाला विषय है काव्य शास्त्र। उसके लिए और फिर बाकी जो टेक्स्ट लगा हुआ है उसकी तो मूल पुस्तकें पढ़नी ही आवश्यक है। उन मूल पुस्तकें और उसकी भूमिका बड़ी ज़रूरी होती है उसमें पढ़ने के लिए। और उसके बाद तैयारी के दौरान आपने जितना पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अलग-अलग कोचिंगों के जो मार्केट्स में चलते हैं 4-5 अलग-अलग कोचिंगों के मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे। तो उससे मेरी तैयारी को एक तरीके से धार मिली, वो एक तरीके से मजबूत हुआ मैं उसमें। तो टेस्ट सीरीज़ के साथ और फिर रिवीजन के साथ मैंने खुद के उन पुस्तकों से पढ़ के खुद के नोट्स बनाए। उन नोट्स से फिर आगे दिन जाए, हुँ। बार-बार रिवीजन अच्छा, करके। टेस्ट सीरीज़ में कोई रैंक बनती थी आपकी? मेरा थोड़ा उल्टा सिस्टम था। मैं टेस्ट सीरीज़ का मेरा ऐसा अध्ययन था कि मैं जाके मेरा रिवर्स लर्निंग जिसको बोलते हैं मैं वो करता था। मैं जाके टेस्ट अपना शुरू होता था। टेस्ट शुरू होते ही मैं उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता था। मैं जाके सीधा ही उसको सबमिट कर देता था। मुझे मेरा बेसिक टारगेट था कि मुझे इन टेस्ट में नंबर लाके या इन टेस्ट में रैंक लाके मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। मुझे आरपीएससी में जाके वहाँ उस परीक्षा को सीरियस लेना है, गंभीरता से लेना है। तो मेरा ये था कि वहाँ के टेस्ट सीरीज़ में सीधा जाके मैं उसको सबमिट करता था बिना कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर जाके मैं उस पेपर को देखता था। फिर सवाल भी आप अगर तैयारी के दौरान आप खुद से ईमानदार हैं, तो आपको पता है कि भैया ये कौन-सा सवाल मेरी रेंज में था और कौन-सा मैं ये नहीं कर पाता। तो उस सवाल में जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्या रीज़न है? आपका ज्ञान कम है या ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, वो चीज़ें आप उसमें पता चल जाती। तो फिर मेरा ये था कि मैं वही देखता था, वही सवाल देखता था जिसके बारे में और वही उनको लिख लेता था कि भई हाँ, यहाँ मेरे दिक्कत हो रही है, यहाँ मेरे को काम करने की ज़रूरत है, यहाँ और पढ़ना है या यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। केवल पेपर का तरीका देखते पेपर थे का आप? तरीका और उसमें जो नए क्वेश्चन बनते थे क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का ये होता था सर हम कई बार होता है कि हम अलग सोर्स से पढ़ते हैं, टेस्ट बनाने वाले काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं, लंबे टाइम से बना रहे होते हैं, उनका यही काम है, वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। उनका अलग नज़रिया होता है सवाल बनाने का, तो हमें तो एक तरीके से एग्ज़ामिनर की अप्रोच से सोचना है कि एग्ज़ामिनर किस तरीके से सवाल बना रहा है, तो उसमें वो हेल्प करती थी बड़ी। विभिन्न कोचिंग्स की, विभिन्न मार्केट में जो टेस्ट सीरीज़ चलती है, वो मैंने दी थी। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ सर। अच्छा, मॉक इंटरव्यू भी दिया आपने? जी, मॉक इंटरव्यू भी दिया था मैंने। कहाँ, मॉक वहीं दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में नहीं सर, मैं राजस्थान अभी जयपुर में ही रह रहा था। अच्छा, मेरी तैयारी आपने जयपुर करी? तैयारी जयपुर ही करी सर, मेरी जयपुर से मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही। अच्छा। तो हाँ, तो हुँ, वहीं रह के मैंने तैयारी की और इंटरव्यू की जो एक कार्यशाला हुई थी मैया पाठशाला ने जो करवाई थी अजमेर में, तो वहीं से मैंने इंटरव्यू के लिए वर्कशॉप की थी। जी। इंटरव्यू में उससे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ जाके हमारा ग्रुप बन गया अच्छा साथ वालों का, तो उसके बाद उस कार्यशाला के बाद में भी हम संपर्क में रहते थे। तो उससे बातचीत के ज़रिए भी और एक-दूसरे से सवाल जवाब के ज़रिए भी काफ़ी फ़ायदा हुआ उसमें। तो आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? सर बेसिक प्राथमिक शिक्षा तो मेरी गाँव में ही हुई थी सर। मेरे गाँव में मेरे ननिहाल में हुई थी मेरी प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद मेरी कहाँ, ननिहाल, बाड़मेरी? नहीं ननिहाल मेरा जालौर में है सर। अच्छा। जालौर में है, तो हुँ, वहाँ हुई और उसके बाद मेरी माताजी जो संविदा कर्मी शिक्षक हैं, तो उनकी स्कूल से मैंने करी और चौथी 5वीं। फिर उसके बाद से मैं हॉस्टल में चला गया था क्योंकि वहाँ एक तरीके से मम्मी का ट्रांसफ़र होता रहता था। मम्मी एनजीओ में थे शिक्षक बनने से पहले। जी। और उसके बाद एनजीओ में रहने की वजह से उनका अलग-अलग जगह ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मेरे को उस समय फिर 12वीं पास करने के लिए मैंने 13-14 स्कूलें चेंज करी एक तरीके से अच्छा। अलग-अलग कहीं 2 हुँ, महीने पढ़ लिए, कहीं 4 महीने पढ़ लिए। इस वजह हुँ। से फिर उसके बाद जाके हॉस्टल में रहे। हॉस्टल में करी फिर मैंने पढ़ाई आगे की। उसके बाद फिर वापस घर चले गए। मम्मी की स्थायी नियुक्ति वहाँ पे हो गई। हालाँकि स्थायी तो अभी भी नहीं है वो संविदा पर एक तरीके से शिक्षक में नियुक्ति हो गई वहाँ तो। फिर वहाँ गाँव में करी पढ़ाई, फिर 12th में फिर जोधपुर आ गए। 12th जोधपुर करी, फिर बीएससी जोधपुर से करी। फिर बीएससी के साथ में ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का उस समय पता चला कि देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से की जा सकती है आगे की पढ़ाई और दिल्ली तो जाना ही था एक तरीके से तैयारी के लिए। तो उस वजह से फिर एमए करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली के बाद में फिर 2022 में यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर आ गए, यहाँ से पीएचडी शुरू कर दी। 2021 में एमए हुई। हाँ, 2021 में एमए कंप्लीट हुई मेरी। बीएड मेरा हालाँकि था नहीं, तो मेरा 2019 में मेरी बीएससी कंप्लीट हुई। 2019 से 21 तक मेरी फिर एमए कंप्लीट हुई। गैप बिल्कुल मेरा अध्ययन में है ही नहीं, लगातार ही है। 2021 में कहूँ तो अक्टूबर सितंबर में हमारा रिज़ल्ट आया था एमए का और फिर ये इसका एंट्रेंस टेस्ट था पीएचडी के लिए जयपुर यूनिवर्सिटी का। तो इसमें दिया तो मेरा यहाँ हो गया 2022 फरवरी से मेरी पीएचडी स्टार्ट हो गई। हैदराबाद में मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हुआ था तब, पर वहाँ एक तरीके से वो सिविल की तैयारी के लिए एकेडमिक्स में अगर आगे ज़्यादा मेरे को कैरी ऑन करना होता तो मैं वहाँ जाता। वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। नीट का एग्ज़ाम दिया आपने?
नीट का सर 12th के साथ एक बार दिया था। वो ऐसा था कि सब लोग दे रहे थे तो उसके साथ दे दिया ऐसे, हालाँकि कोई ऐसी रुचि नहीं थी या पूरी तरीके से तैयारी भी नहीं थी उसकी। तो 12th के रुचि साथ होती तो आप ड्रॉप भी करते, सीधा बीएससी नहीं करते। जी, बिल्कुल सर, हाँ। रुचि होती तो मैं कोशिश भी करता, हालाँकि घरवालों की तरफ से ये बात भी आई थी भी आप कोटा जाना चाहें या कहीं से भी तैयारी करना चाहें नीट की तो कर सकते हैं। पर मेरा रुचि के बिना सर करना मुझे उस समय लगा नहीं। 12th तक आते-आते ये समझ आ गई थी कि अब इस विषय में आगे कैरी ऑन नहीं करना है, समझ नहीं बनानी है। फिर भी वो ग्रेजुएशन एक तरीके से भी आप कर ही लिए 12th, तो वो भी एक तरीके से पीयर प्रेशर आ गया या साथियों ने कह दिया कि आगे इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, साइंस से कर लोगे तो फिर आगे जाके अगर मास्टर आपको बनना होगा तो आप आर्ट्स में भी बन सकते हो, साइंस में भी बन सकते हो। वो एक तरीके से वो तो इसलिए साइंस ले हाँ, ली। हाँ, इस वजह से साइंस में आ गया सर। एमए की आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी, कॉलेज कौन सा था? हिंदू कॉलेज था सर मेरा। कॉलेज अच्छा है? कॉलेज बहुत अच्छा है सर। कॉलेज हुँ। अच्छा है, कॉलेज के शिक्षक अच्छे हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो मेरे जो साथी मिले मुझे और उन साथियों से जो हमेशा सकारात्मक सहयोग मिलता रहा, जो एक तरीके से ज्ञान मिलता रहा, तो वो बड़ा कारगर हुआ। मेरे तैयारी के दौरान या मेरे जीवन में भी मेरे अच्छे मित्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही सर। एक तरीके से कहूँ तो मैंने जो समय बिताया अपनी इस तैयारी के दौरान या अपने संघर्ष के दिनों में भी, तो उनका बड़ा सहयोग रहा हर तरीके से। तो मैं उनके प्रति बड़ा आभारी हूँ। अच्छा, राजस्थान में कॉलेज जाने का मतलब ये है कि आपको कॉलेज जाना नहीं है, केवल एडमिशन लेना है और एग्ज़ाम देने जाना है। दिल्ली हुँ। की क्या स्थिति है? आपके कॉलेज की बात करूँ मैं यदि? सर वहाँ स्थिति बहुत अच्छी है सर, कॉलेज शिक्षा की माने तो। वहाँ पे कॉलेज प्रॉपर कॉलेज की तरीके से जो स्कूलिंग की तरह से वहाँ पे पढ़ाई होती आपको है। कक्षा में जाना पड़ता है? कक्षा में जाना पड़ता है और जाते भी हैं, इतने अटेंडेंस इंटरेस्ट लगती है? अटेंडेंस भी लगती है और इंटेंशन से भी जाते हैं क्योंकि वहाँ के शिक्षक एक तरीके से यहाँ इतने एक्टिव होते हैं और इतना अच्छे से वो पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से एक तरीके से स्टूडेंट को मजबूर करते हैं क्लास में आने के लिए कि भई आप मैं मतलब उनका तरीका इस तरीके से अच्छा है, शैली अच्छी है और कॉलेज की जो वहाँ की को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बड़ी अच्छी होती हैं सर। उसमें मतलब इंटरेस्ट पता चलता है बच्चे को अपना खुद का, क्योंकि 12th के बाद जब ग्रेजुएशन करने जाता है तो कई बार करियर काउंसलिंग की वजह से करियर ऑप्शंस पता नहीं होते स्टूडेंट्स को, आम स्टूडेंट्स को। तो वहाँ दिल्ली में ये चीज़ पता चल रही कि भई आपका ये साइंस में आपने अगर बायोलॉजी में करी है तो सिर्फ नीट ही नहीं है या बीएससी नर्सिंग वाला ही ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आपने मैथ्स में करी है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आर्ट्स में तो कर रहे हैं तो आर्ट्स में तो खूब ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन की दिक्कत ही नहीं है। अपने यहाँ कई बार ये चीज़ हो जाती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि 12th के बाद कितने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं या किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो उस वजह से वहाँ ये इस मामले में काफ़ी अच्छा है मैं मानता हूँ और मेरे ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा ये चीज़ें। जैसे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ एनवायरनमेंट और वहाँ का एक तरीके से माहौल इस तरीके से है कि आप कॉलेज जा भी रहे हैं, किताबें नहीं भी पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो उससे भी आपका ज्ञानार्जन और आपके ज्ञान में वृद्धि मतलब बहुत शानदार तरीके से हो रही है क्योंकि वो अ, ग्रुप ऐसा ही मिल ग्रुप रहा है ऐसा है, पीयर ऐसा है और हुँ। शिक्षक ऐसे हैं कि वो पूरे टाइम कॉलेज में सेमिनार्स चल रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बड़े-बड़े लेखक, बड़े-बड़े साहित्यकार या बड़े-बड़े जो एक्टर्स हैं या अलग-अलग फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स लोग वहाँ आते रहते हैं, तो उनसे बातचीत के दौरान उनको सहज सुनते हुए भी हमें देश दुनिया के बारे में ज्ञान मिलता रहता है और हालाँकि दिल्ली एक तरीके से सेंटर है देश का, राजधानी है, तो पूरे देश से लोग वहाँ आते हैं, तो एक तरीके से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, उनकी संस्कृतियों के बारे में जानना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर विविधता के साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है। एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग लेते थे आप? हाँ, मेरा सर एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग ज़्यादा मैं ले नहीं पाया क्योंकि सर मेरा 2019 में मेरा एमए शुरू हुआ था, तो 20 में कोरोना आ गया, तो मेरी 1 सेमेस्टर ही पढ़ाई एक तरीके से वहाँ पे रेगुलर हो पाई थी। 1 सेमेस्टर ही था, उसके बाद से मेरा कोरोना में पूरा बीता। मैं ज़्यादा रह नहीं पाया, अगर रहता तो ज़रूर मैं इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता, लेता भी। तो एक तरीके से मैं दुर्भाग्य रहा मेरा इस मामले में कि 1 सेमेस्टर ही रेगुलर पढ़ाई हो पाई एमए की। इस जी। वजह से नहीं छोड़ अल्टीमेटली तैयारी सर। आपको जाना तो यूपीएससी है? जी सर। माताजी आपकी संविदा शिक्षक है, समझ पिताजी क्या करते हैं? किसानी सर, किसान है। पिताजी किसानी करते हैं, बाड़मेर में, गाँव में ही। बाड़मेर गाँव में। पिताजी गाँव में रहते हैं, जी, मदर की पोस्टिंग अब गाँव हो गई। गाँव में ही है, हाँ। तो आप कितने भाई-बहन हो? मैं एक ही हूँ सर। एक जब बच्चा होता है तो घरवाले बाहर भेजते नहीं है, जी, आपको हॉस्टल भेज दिया आराम से। हाँ, वो आराम से तो नहीं भेजा, उनका एक तरीके से मन तो विचलित हुआ ही था और वो चिंताएँ भी रहती थी। लेकिन सर वो उस समय ज़रूरी भी था क्योंकि इतने पढ़ाई के अच्छे स्कूल्स या अच्छे साधन नहीं थे उस समय गाँव में उपलब्ध। उसके बाद जब हुए तो फिर उन्होंने मेरे को वापस बुलाया।
और वो उनका बेसिक यही था कि भई आप अच्छे से पढ़ें, आप अपनी मेहनत करें, आप अपना जीवन बनाएँ। एक तरीके से क्योंकि अब जो लोअर मिडिल क्लास समझो परिवार हैं हमारे ज़्यादातर समाज में, तो हमारे पास एजुकेशन के अलावा कोई हथियार नहीं है जिससे हम अपनी क्लास चेंज कर सकें एक तरीके से रातों-रात ही एक रिज़ल्ट के बाद पूरा जीवन बदल जाता है। तो वो उनको अच्छे से शिक्षा की अहमियत मालूम थी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया हमेशा। इस वजह से उन्होंने कई कष्ट भी सहे, परेशानियाँ भी सही, दुःख भी सहे, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता लगने दिया। मैं एक तरीके से शील्ड बन के मेरे सामने रहे और मेरे जीवन को एक तरीके से बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है सर माताजी की। बाड़मेर के बारे में ये कहा जाता है कि एक तरफ पूरा राजस्थान और एक तरफ अकेला बाड़मेर, जहाँ से सिलेक्शन होते हैं। बिल्कुल, ये सिलेक्शन के मामले में बात करें तो सर इसका एक रीज़न जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि सर यहाँ पे एक तरीके से ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। बाकी आजीविका के साधन बहुत कम है। एक तो खेती-किसानी के अलावा ज़्यादा कोई बड़े एक तरीके से कहें तो कोई कंपनीज़ नहीं है या रोज़गार के और बाकी कोई ये उद्योग नहीं है बड़े-बड़े। तो उसके अलावा और मेहनती लोग होते हैं सर। ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा कि उनके अलावा खेती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता तो उनको ये होता है कि मेरे को इसी में जाना है, इसी में करना है। तो कोशिश भी पूरी शिद्दत से करते हैं, लगते हैं तो ये ये कहा जाता है। एक ये भी है, लाइन भी मिल गई। लाइन भी मिल गई सर आगे से रोल मॉडल उनको दिख जाते हैं समाज में आईएएस भी दिख रहे हैं, आरएएस भी दिख रहे हैं गाँव में या दिख रहे हैं, आस-पास के एरिया में दिख रहे हाँ, हैं। तो उस वजह से वो मोटिवेशन भी होती है कि भई अगर ये हमारे बीच के लोग ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरी भी एक तरीके से मोटिवेशन यही थी। मेरे गाँव से आईएएस बने थे ओम प्रकाश जी माचरा, तो उनको देख के या उनके बारे में उनसे जान के, उनसे समझ के या उनका जो एक तरीके से सम्मान समारोह था उसमें अटेंड किया, तो उन्होंने जब अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो वो उनका ये था कि वो शायद 10वीं या 12वीं में एक तरीके से फ़ेल हुए थे या कुछ ऐसी उनका पढ़ाई में दिक्कत हुई थी बड़ी कि भई इतने इस तरीके से एक्सेल नहीं किया था उन्होंने। फिर भी बाद में जाके उसको मेहनत करके या अपनी जिजीविका से ठीक काम करके करके। बहुत अच्छा कर दिया। तो वो एक तरीके से प्रेरणा भी मिली। तो ऐसे समाज में उदाहरण की वजह से सर मेहनत करते हैं लोग, मेहनत करते हैं तो हो जाते हैं। आपने कब तय किया, जब ओम प्रकाश जी का सम्मान समारोह था उस दिन तय किया या उसके बाद तय किया कि मुझे कुछ बड़ा करना है? सर मैं पढ़ाई में हमेशा से स्कूल में भी ठीक रहा था, तो मेरा यही था कि भई जो सबसे बड़ी नौकरी आदमी हासिल कर सकता है, वो मेरे को करनी है। मेरा ऐसा था, उस समय ये पता नहीं था कि भई आईएएस ये सबसे बड़ी नौकरी होती है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, एसपी सबसे बड़ा ये उस समय मुझे मालूम नहीं था। तो उसके बाद जब बड़े हुए, थोड़ा समझने लगे, समझदारी हुई, लोगों से मिलने लगे, जानने लगे, तो फिर जब पता चला कि भई हाँ, ये सर्विस होती है जो आप सीधी पढ़ाई करके सीधी भर्ती द्वारा यही सबसे बड़ी सर्विस है। तो उसके लिए फिर वो तब पता चला और फिर जब ये रोल मॉडल सामने दिखने लगे ओम प्रकाश जी जैसे या और भी आरएस हैं एक धन्नाराम जी करके आरपीएस हैं वो भी। जी। तो उन जैसे उदाहरण जब हमारे सामने आए तो फिर हमें लगा कि हम कर सकते हैं ये चीज़, फिर प्रयास करना चाहिए तो फिर प्रयास शुरू कर दिया। अच्छा, एजुकेशन क्षेत्र की सबसे बड़ी नौकरी आप लग ही गई। हाँ, एजुकेशन क्षेत्र की तो सर इस क्षेत्र में इससे बड़ी कोई जॉब नहीं है दूसरी, डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट राजस्थान में तो नहीं है सर। अच्छा मदन लाल, आपने कहा कि मैंने खूब स्ट्रगल किया है, परिवार ने खूब स्ट्रगल किया है। जी सर। माताजी संविदा शिक्षक है, पिताजी किसान हैं। जी। तो मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा स्ट्रगल के बारे में। जी सर, स्ट्रगल की बात करूँ तो जैसे आर्थिक स्तर पे भी था, मानसिक स्तर पे भी था, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे सब तरीके से संघर्ष को झेला है और उससे पार पाया है। तो उस दौरान सर माताजी की सबसे बड़ी भूमिका रही। हर परिस्थिति में एक तरीके से मजबूत दीवार बन के या एक तरीके से मजबूत रह के पूरे परिवार को सँभाला, मुझे सँभाला, मेरी पढ़ाई को सँभाला। और उस समय कई जैसे हमारे समाज में होता ही है कि कई बार महिला जब एजुकेशन क्षेत्र में होती है, जब महिला जब इंडिपेंडेंट होती है तो उस तरीके से कई तरीके से लोग आक्षेप भी लगाते हैं, कई लोग आलोचना भी करते हैं, कई सारी बातें होती है। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए बस एक तरीके से भी मुझे ये करना है और मुझे अपने बेटे को लायक बनाना है इस तरीके से कि वो अपने अब हम बोल के जवाब दें उससे बढ़िया तो हम अपने काम से जवाब दें या अपने सफलता से एक तरीके से जवाब दें, समाज में जो एक तरीके से पैमाना सेट कर रखा है। तो उस तरीके से उन्होंने पूरा एक तरीके से माहौल दिया मुझे मुझे एक तरीके से सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करवाई, मुझे कभी अभावों का जीवन एक तरीके से महसूस हुआ नहीं, उन्होंने महसूस होने दिया नहीं, अभाव तो बहुत थे। जी। तो उनमें उनकी बड़ी भूमिका रही।
उसके बाद सर जब मैं बाहर आया तो एक तरीके से जब आप बाहर पढ़ने आते हैं तो घर परिवार सब तो पीछे छूट ही जाता है। तो उसके बाद जो होते हैं कि आप अपना परिवार आप खुद ही बनाते हैं, आप अपने जो मित्र बनाते हैं वो एक तरीके से आपका पूरा ग्रुप होता है। तो उस दौरान मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले। उनका पूरा एक तरीके से इस यात्रा में बड़ा सहयोग रहा, और उनका सपोर्ट रहा। जैसे मेरे शुरुआत से 12th के बाद से जो रूममेट थे मगराज, जो इनका अभी मुंबई में उनका हो गया है, साइंटिस्ट बन गए हैं वो बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च अच्छा। सेंटर में। तो हुँ। वो हमेशा से मेरे साथ रहे, तैयारी के दौरान उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुझे। कभी जब निराशा होती थी या आ जाता था कि भई क्या होगा, क्या नहीं होगा, या कभी अभाव था, किसी भी परिस्थिति आर्थिक हो गया या किसी भी तरीके की, उन्होंने कमी एक तरीके से नहीं होने दी, उन्होंने काफ़ी मदद की। उसके बाद से जब मगराज के साथ रहते, वो देवेंद्र नाम से मेरा दोस्त है, वो भी मेरे साथ था। उसके बाद जब मैं जयपुर आया तो जयपुर में मेरे एक तरीके से पुराने जो मित्र थे कॉलेज के जो उस समय के, तो वो लोग यहाँ साथ थे। जो और पिछला जो एग्ज़ाम मैंने फाइट किया था इसका सीनियर प्रोफ़ेसर का, तब हम 5 लोग साथ में रह रहे थे। तो उसमें से वो 3 लोग मेरे दोस्त हैं वो एसआई बन गए, और एक जो अभी है वो आरपीएस बन गया। तो हम लोगों का ग्रुप इस तरीके से था कि पॉज़िटिवली मोटिवेट करना एक-दूसरे को। जो रोहित है वो भी आरपीएस है, तो वो एक तरीके से मैं उसको एक मेरा गाइड मेंटर बड़े भाई के तौर पे मैं उसको मानता हूँ, उसने बड़ी हेल्प की मेरी हर तरीके से। और उसके बाद रोहित है, महिपाल है, राजू है, मनीष है, तो उनका बड़ा सहयोग रहा। उसके दिल्ली के साथी थे, मेरे रूममेट थे, श्रीनिवास नाम है उनका, ये नोखा बीकानेर से श्रीनिवास बिश्नोई। तो उनका बड़ा सहयोग रहा वो, और कोरोना में एक तरीके से मेरा जीवन बचाने में उनका बड़ा सहयोग रहा। कोरोना के समय मैं दिल्ली था, तब मुझे कोरोना हो गया था। तो एक तरीके से वो बीमारी ऐसी थी कि वो छुआ-छूत वाला मामला हो गया कि कोई नज़दीक आने को तैयार नहीं था। एक तरीके से दवाई देना, खाना खिलाना, ये तो बड़ी बात थी। तो जी। उस समय उन्होंने मतलब बिना अपनी परवाह किए एक तरीके से, जो कहते हैं दोस्ती का परम धर्म निभाते हुए, उन्होंने उस समय मेरी एक तरीके से सहायता की, मुझे बीमारी में एक तरीके से हेल्प करी, मुझे वापस रिकवर होने में बड़ी उनकी सहायता रही। और हर समय जब मैं तैयारी के दौरान भी जब मेरा ऐसा डिमोटिवेशन हो जाता, तो उसका ये कहना था कि यार तेरा नहीं होगा तो किसका होगा? मतलब तेरा तो फाइनल है, हम सब मान के चल रहे हैं फाइनल है, फिर तो ऐसे क्यों हो रहा है? तो मैं उनको भी अपनी तरफ से बड़ा आभारी हूँ, उनका धन्यवाद देना वो क्या चाहूँगा। करते हैं? वो भी इसी में तैयारी में लगे हैं, इस बार उनका भी यूपीएससी की तैयारी में। नहीं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, अच्छा, अभी उनका ऐसे क्या हुआ इस बार? उनका इंटरव्यू हुआ इस बार। तो अच्छा, सब्जेक्ट दूसरा है उनका। नहीं, हिंदी है सर उनका। उनका इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उनका एक तरीके से लिखित में थोड़े से नंबर कम थे उस वजह अच्छा। से। बाकी अगली भर्ती में उनका एक तरीके से पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। बड़े जी, मेहनती और टैलेंटेड आदमी हैं। जी। अभी मेरी 2023 में जब मैंने विवाह किया, मेरा विवाह हुआ, तो मेरी जो अर्धांगिनी है, उनकी एक तरीके से मेरी सफलता में उनका बड़ा रोल है। उन्होंने मतलब मेरी निराशा के दौर में, मैं हताशा के दौर में, उन्होंने एक तरीके से मुझे बड़ा सपोर्ट प्रदान किया। मेंटली एक तरीके से मजबूत बनाया। मैं बहुत इमोशनल एक तरीके से भावुक हूँ मैं, तो कई बार निराशा में जब ऐसा लगता था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता था खुद के बारे में। ऐसा बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम चला जाता, तब वो बड़ा सपोर्ट करती थी, मुझे समझाती थी, एक जी। तरीके से पूरा काउंसलिंग जिसे कहते हैं, मेरे लिए वो काउंसलर थी मेरी। तो उनके बाद और मेरे सास-ससुर भी एक तरीके से मेरे माता-पिता के समान बहुत सपोर्टिव और मुझे हमेशा प्रोत्साहन देने वाले रहे। उनके बाद मेरे बहुत सारे मित्र, अभी नाम मैं लेना चाहूँ तो सर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, इतने हुँ, ज़्यादा नाम है, पर मैं उन सबको आज आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जब कोई नहीं था तब वो लोग थे। तो एक तरीके से कहूँ तो जैसे कुछ नहीं हूँ, बस उनके साथ से जो भी हूँ उसके साथ से, उनके साथ से संभव हुआ है मेरा ये जो भी है। और सफलता के आगे भी साथ दुनिया है, पर जिस समय आप कुछ नहीं थे, उस समय वो साथ उस थे। समय वो माताजी लोग, का स्ट्रगल तो था ही, जी, बिल्कुल, दोस्तों का खूब सपोर्ट रहा खूब सपोर्ट रहा सर। और पत्नी आपके लिए लकी चार्म रही। 2023 में शादी हुई और 24 में आप हाँ, बिल्कुल सर, मेरे सारे दोस्त और मेरा पूरा ग्रुप ही प्रोफ़ेसर मुझे बन यही गए। कहता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वो भी यही कहता है, और मैं भी इसको शिद्दत से मानता हूँ बड़ा, हुँ। उसका बड़ा रोल है। पत्नी क्या करती है आपकी? सर वो फ़िज़िक्स से उन्होंने एमएससी कर रखी हैं, बीएड कर रखी हैं, वो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रही हैं। अच्छा, उनको भी हाँ, इसी लाइन में ही आना है। हाँ, उनको इसी लाइन में, और उनका एक तरीके से पैशन तो उनका आर्ट में है, पेंटिंग बड़ा अच्छा बनाती हैं, वो आर्टिस्ट हैं एक तरीके से। हुँ, तो हुँ। उनका वो पैशन है, तो अब देखते हैं उनकी जिस फ़ील्ड में इच्छा होगी, वो अपना करियर बनाना चाहेंगी अच्छा, तो उनको बना लें। यूपीएससी नहीं करना? नहीं, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल तो। एक नया बच्चा है जिसको हिंदी का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, जी, जिसने अभी-अभी 10वीं पास की है। अच्छा। जैसे आपने तो सामाजिक दबाव के कारण साइंस ले ली, पर
उसका पहले दिन ही टारगेट है कि मुझे हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और कुछ नहीं करना लाइफ में, तो वो क्या करे? इसके लिए सर अगर तो कोई 10th पास की है किसी ने तो इसकी प्राथमिक आवश्यकता तो यही है अगर आपको हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है आपने आप मैं तो एक तरीके से बड़ी चीज़ मानता हूँ कि 10वीं में अगर कोई डिसाइड कर ले इसको तो फिर उसके लिए बड़ा आसान हो जाती है चीज़ें भी आप उसी लाइन में फिर आपको खुद को बढ़ाएं उसमें आगे भी 11th आप हिंदी विषय से करें 11th में हिंदी साहित्य और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो लें उसके बाद 12 करने के बाद आप आर्ट्स से 12 करने के बाद बीए कर सकते हैं। बीए ऑनर्स करना चाहें तो हिंदी से ऑनर्स कर सकते हैं। जैसे अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयू, सेट आजकल जो होता है एक एग्ज़ाम, तो उसके माध्यम से देश की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपको हिंदी से ही करना है तो आप एक तरीके से हिंदी ऑनर्स में ही कर सकते हैं ग्रेजुएशन। और अगर आप ये चाहते हैं कि भई हिंदी के बाद हमारा हो सकता है हमारा विचार चेंज हो जाए या और भी आप ऑप्शन रखना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं बेसिक। तो उसके बाद हिंदी से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप पीजी करिए, पीजी एमए करिए हिंदी में, हिंदी साहित्य में। तो एमए करने के बाद एमए के साथ आप देखिए कि भी आप किस तरीके से नेट के सवाल हैं या जो पुराने पेपर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब विभिन्न स्टेट्स के ज़रूरी नहीं सिर्फ राजस्थान के पढ़ें, बाकी स्टेट का भी अच्छा स्तर का पेपर आता है। तो वो देख सकते हैं आप। तैयारी हो सकती है, बेसिक तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है और उसके बाद आप जाके फिर एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसको देखें, उसको सिलेबस को देखें, जो बेसिक डिमांड है जो पीएससी की वो आप देखें। तो उसमें इस तरीके से तैयारी आगे की जा सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मेरा अंतिम सवाल, जी सर। सोशल मीडिया पर हो आप? जी, सोशल मीडिया पर हूँ सर मैं। बंद किया कभी आपने? नहीं, बंद नहीं किया सर, मैनेज कर लिया उसको थोड़ा अच्छे से। जब तैयारी कर रहा था तो उस समय मैनेज कर लिया और सोशल मीडिया रील्स को मैनेज कैसे करते हो आप? आदमी जब कोई एक रील्स को स्क्रॉल करता है तो फिर करता ही जाता है, करता ही जाता है। हाँ सर, ये समस्या है तैयारी के दौरान रील्स वाली, क्योंकि इसमें समय का कब चला जाता है उसका पता ही नहीं चलता, वो ये दिक्कत है। तो इस समय अगर आप आपका एक तरीके से आपका लगन है आपकी और आप पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हैं, इसमें फ़ोकस रहना बड़ा मुश्किल होता है सर। जनरली नहीं रह पाते हैं कई लोग। तो मेरा ये था कि मैं इंटेंशन से मैं ये चीज़ कर लेता था, मैनेज कर ली मैंने ये चीज़ कि मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं इतने टाइम ये सिलेबस का ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं या तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करूँगा या मैं अपनी मूवीज़ या सीरीज़ देखूँगा, कुछ भी ऐसी चीज़ करूँगा। तो मैंने खुद को टारगेट दे रखे थे कि भई ये इतने समय करने के बाद मैं ये करूँगा क्योंकि पूरे समय सर पढ़ाई के साथ आप नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आपको खुशी देती हैं या आपको जो फिर से नई ऊर्जा के साथ आपको फिर से लगने के लिए तैयार करती हैं। जी, तो उसके लिए मैंने ये सोशल मीडिया हो गया या मूवीज़ के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से मैंने खुद को फिर से रिचार्ज जिसको बोलते हैं वो मैं कर लेता था। तो मेरे लिए ये एक तरीके से प्रेरणा बनी कि भई एक तरीके से एक मेरा प्रोत्साहन था कि भई इसके बाद मैं और ज़्यादा अच्छे से लग के करूँगा। तो ये मैनेज हो जाती है अगर सर कोई बंद करने की आवश्यकता नहीं है, मैनेज कर लो बस। तो प्रोफ़ेसर साहब आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। शुक्रिया सर, हम बहुत-बहुत आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप यूपीएससी भी क्लियर कर लें और शुक्रिया सर। अच्छी रैंक के साथ क्लियर करें। जी सर। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर, शुक्रिया सर आपका। मुझे बुलाने के लिए, बात सुनने के लिए।